क्या भारत कभी चाइना की बराबरी कर सकता है? चाइना कुछ इस तरह दिखता है। प्लेन की स्पीड से जाने वाली ट्रेन 57 फ्लोर की बिल्डिंग सिर्फ 19 दिन में बन जाती है। बिना ड्राइवर की गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। एआई और रोबोट से फैक्ट्री चलती है और ड्रोन से सामान की डिलीवरी होती है। चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरी तरफ भारत के कुछ ऐसे हालात है जहां फ्लाईओवर बनने में भी सालों लग जाते हैं। फैक्ट्रीज में अभी भी काम मैनुअल होता है और हाई स्पीड के ट्रेन के नाम पर वंदे भारत है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। चाइना में आपको इंडिया की तरह इलेक्ट्रिक पोल्स पर उलझे हुए वायर्स देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ सब सिस्टम अंडरग्राउंड होता है और इसीलिए उनके शहर साफ और ऑर्गेनाइज दिखते हैं। हमारे देश में जब भी कोई नेता आता है तो सड़कों के किनारे पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी नजरों में असली गंदगी, चौपड़पट्टी और प्रॉब्लम्स छुप जाए। और आज भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी चाइना से काफी पीछे है। चाइना में डिक्टेटरशिप चलती है और इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो क्या डेमोक्रेसी में इंडिया इतना आगे जा पाएगा और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना के एक ऐसे कंपैरिजन के बारे में जिसे हर एक भारतवासी को समझना चाहिए और देखेंगे कि कैसे चाइना ने दुनिया में अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग बना ली है और क्यों भारत अभी भी पीछे है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या इंडिया चाइना को बीट कर पाएगा। ये सिर्फ जीडीपी और आर्मी का कंपैरिजन नहीं है बल्कि यह है एजुकेशन, सिस्टम, पॉलिसी और माइंडसेट का कंपैरिजन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ग्राफ देखिए, 1980 में दोनों देश ऑलमोस्ट बराबरी पर है, लेकिन 1980 के बाद क्या होता है देखो। चाइना ने 1980 में एक ह्यूज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया और आज चाइना की इकोनॉमी का 30% एक्सपोर्ट से आता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 16 से 18% है। आज चाइना की जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, मतलब कि 19 लाख करोड़ डॉलर। और अगर इंडिया की बात करें तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, मतलब कि 4,19,000 करोड़ डॉलर। अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें तो चाइना ने लगभग 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और हम यहाँ भारत में 78 साल की आजादी के बाद भी गरीबी हटाओ के नारे पे अटके हुए हैं और आज भी इससे लड़ रहे हैं। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना में भी बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है। तो ये एक पूरी केस स्टडी है। 90s में अगर देखें तो वहां भी गरीबी थी, पिछड़ापन था और दुनिया में चाइना की कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन फिर हुआ एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक ऐसी सोच, एक ऐसा फैसला जिसमें रूल्स और विजन दोनों थे और वहीं से चाइना की कहानी बदल गई। डेंग जियोपिंग ने 1978 में बोल्ड रिफॉर्म स्टार्ट किया और तभी से चाइना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा है। और आज चाइना को दुनिया का फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि मोबाइल से लेकर लैपटॉप, ईयरफोन्स, टॉयज, लाइट्स, इवन दिवाली की लाइट भी मेड इन चाइना होती है। जिस उम्र में हम सोशल मीडिया पर चिल कर रहे हैं, चाइना में स्टूडेंट एआई टूल्स बनाना सीख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम डिजिटल इंडिया तो बोलते हैं लेकिन हम डिजिटल यूजर्स हैं ओनली। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब यूज करते हैं, लेकिन चाइना में ये सब कुछ नहीं चलता है। चाइना में उन्होंने सब कुछ खुद का बना रखा है, जैसे चैट के लिए वी चैट, यूट्यूब की जगह पर यूकू और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो वो खुद का बना रखे हैं और वो यूज कर रहे हैं। भारत की अभी तक दूसरे देश पर डिपेंडेंसी बहुत है, जैसे अमेरिका की टैरिफ की वजह से इंडिया चाइना से दोस्ती कर रहा है। ये हमारी ग्रोथ के लिए सही भी है, लेकिन चाइना की तरह हमारे देश में ही एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर काम करना बहुत जरूरी है। खुद का प्रोडक्ट बिल्ड करने में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। चाइना एआई, 5G, चिप मेकिंग और ईवीज में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी यंग पॉपुलेशन, लेकिन इसमें सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही देख लो, जहां चाइना में बच्चे क्लास 1 से एआई और कोडिंग सीखते हैं और अपने स्किल डेवलप करते हैं। इंडिया में इंजीनियरिंग करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। अगर आप चाइना के गवर्नमेंट स्कूल को देखोगे और इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल को देखोगे तो आपको साफ फर्क देखने को मिलेगा। इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही मिलता है और ना एजुकेशन सही मिलता है।
फुटूरे। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उनकी फीस सुनकर लगता है कि वो कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं बल्कि वो एक बिजनेस चला रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप ये जरूर से देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंडिया अगर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करे तो आराम से आगे जा सकता है। चाइना की इतनी बड़ी ग्रोथ कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी का नतीजा है। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हर 5 साल में सरकार बदलने पर चेंज नहीं होती है। चाइना में डिक्टेटरशिप है और इंडिया में डेमोक्रेसी। अगर चाइना को कोई चीज देश के हित में लगती है तो वो करके रहेंगे, उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन जब इंडिया में करने जाते हैं तो उसका विरोध होने लग जाता है। चाइना की डिक्टेटरशिप लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करती है। जैसे चाइना ने 40,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन जब भारत में करने जाते हैं तो लैंड डिस्प्यूट सामने आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में 60 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट लैंड इश्यूज की वजह से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और देश में लगभग 700 हाईवे प्रोजेक्ट्स डिलेड हो रहे हैं, जिसमें से 35% लैंड डिस्प्यूट की वजह से ड्यू चल रहे हैं। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जो विरोध के कारण या फिर लैंड डिस्प्यूट के कारण अटके हुए हैं। इंडिया की जितनी भी ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर से है, लेकिन हमारे देश में ऐसे कितने आइडियाज आए हैं जो आम जनता के लिए गेम चेंजर बन सकते थे या देश के हित में थे, लेकिन उन्हें या तो सरकारी अप्रूवल नहीं मिली या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में उन्हें रोक दिया गया। जबकि चाइना में इन्हें सपोर्ट किया जाता है और इसी वजह से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि लाखों एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स और टैलेंटेड डॉक्टर्स के साथ इंडिया की सुपर रिच फैमिलीज भी इंडिया छोड़ के बाहर के देश में जा रही है। अब मैं आपको कुछ ग्लोबल कंपनीज के सीईओज बताने वाला हूं जो कभी इंडिया के थे लेकिन आज अमेरिका, फ्रांस और दुनिया के अलग अलग देशों को लीड कर रहे हैं। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, पेप्सिको के सीईओ इंदिरा नूई। सिर्फ इतना ही नहीं, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी एक इंडियन है और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी इंडियन ओरिजिन की है। जो ब्रांड्स और पैसा इंडिया की फ्यूचर की ताकत बन सकता था, आज दूसरे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मतलब टैलेंट इंडिया का था लेकिन ग्रोथ और सक्सेस उन्होंने बाहर पाई। हमारे यहाँ तो जनता भी उसी को वोट देती है जो मुफ्त में राशन देती हो, सस्ता सिलेंडर देती हो या फिर फ्री की बिजली देती हो, और पॉलिटिशियन भी इसका फायदा उठाती है। यही सब वादे करके सरकार बनती है और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसे कोई सवाल पूछे। पॉलिटिशियन को बस वोट से मतलब होता है और जनता बस अपनी चीज के लिए वोट करते हैं। जबकि चाइना में इलेक्शन ही नहीं होते हैं, वहां पर वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और इस पार्टी का लीडर चुनने के लिए उनके इंटरनल इलेक्शन होते हैं। चाइना में इलेक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन आसानी से ले सकते हैं जो देश की ग्रोथ को एश्योर्ड करे। 2018 में शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट की लिमिट भी हटा दी। चाइना में अगर कोई भी चीज उनके देश के हित में हो तो वो उन पर एक्ट करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 1979 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी, लेकिन इंडिया में ऐसा रूल आता ही नहीं है और जब नसबंदी की बात हुई तो सरकार ही गिर गई। डेमोक्रेसी के यही नुकसान है कि डेवलपमेंट स्लो होता है, सड़कें महीनों तक नहीं बनती है, करप्शन पर एक्शन नहीं होता है और लीडर्स देश के बारे में कम और इलेक्शन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जैसे आज हमारे देश में ऐसे काफी सारे रूल्स है जिन्हें आज लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें लागू नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध भी हो सकता है। भारत को पूरी दुनिया की अलग पहचान मिली है। यहाँ हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति को जगह मिली है, लेकिन यही सबसे बड़ी ताकत कभी कभी हमारी कमजोरी बन जाती है। आज भी हमारे देश में छोटे छोटे धार्मिक मतभेदों में बढ़ जाते हैं। कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर लड़ाई कर रहा है और यही वजह है कि हमारी असली समस्याएं जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पीछे रह जाती है। सोचो, जब पूरी दुनिया नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, हम आज भी धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर और भाषा के नाम पर बहस कर रहे हैं और ऐसे में हमें जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए हम वहाँ पर दे ही नहीं रहे हैं। चाइना में धर्म को फ्रीली फॉलो करना मुश्किल है। वहाँ सरकार हर रिलीजियस एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। वहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी रिलीजियस कंटेंट पर मॉनिटरिंग होती है और अगर कोई गवर्नमेंट रूल्स को तोड़ता है तो उसे पनिश किया जाता है और जेल भी हो सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में देखो, अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हैं। मैंने एक फेक व्यक्ति पर यह वीडियो भी बनाया है, ये जरूर से देखना। अब देखो, ऐसा कंपैरिजन तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि चाइना के पास कितने हथियार है, इंडिया के पास कितने हथियार है, कौन ज्यादा ताकतवर है।
ये सब न्यूज वाले एनी टाइम बताते रहते हैं, लेकिन जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और माइंडसेट। इसी से डेवलपमेंट बढ़ेगा। हथियार एक तरफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो देश नए आइडियाज ला सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है और अपने देश के लोगों को आगे बढ़ा सकता है, वही असली ताकत बनती है। अगर हमारे देश को आगे जाना है तो हमारे देश में सिविक सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिविक सेंस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जहां पर मैंने बताया कि हमारे देश में कैसे सिविक सेंस की कमी है, कैसे लोग कहीं पर भी पेशाब कर लेते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं। इसका सॉल्यूशन आप खुद है। सरकार एक्शन ले या फिर नहीं ले, लेकिन आपको खुद को पहले बदलना होगा, खुद के अंदर सिविक सेंस लाना होगा। चाइना में एक यूनिक सिस्टम है जिसे कहते हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम, जिसमें लोगों को उनकी बिहेवियर पर स्कोर मिलता है। अगर आप वहाँ के रूल्स को फॉलो करते हो, टाइमली बिल पे करते हो, किसी की हेल्प करते हो और सिविक सेंस को फॉलो करते हो, तो आपका स्कोर हाई होगा और इस स्कोर से उनको लोन लेने में आसानी हो जाती है। कहीं पर भी वो ट्रेवल आसानी से कर सकते हैं। और अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका स्कोर कम होगा और इस वजह से उनको ट्रेवल करना मुश्किल हो जाएगा, टिकट्स नहीं मिलेगी, कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा और लोन वगैरह लेने में भी काफी ज्यादा कठिनाई हो जाती है। ये सिस्टम डिसिप्लिन को प्रमोट करता है और इसी वजह से हर कोई वहाँ पर सिविक सेंस को फॉलो करता है। उनकी हर एक एक्टिविटी को कैमरे के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। अब देखो, चाइना आगे है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन हमें हमारी सोच और हमारी पहचान के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। वहाँ डिक्टेटरशिप है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा और हमें नई टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना होगा। और इसके साथ ही हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सिविक सेंस को फॉलो करें और अपने देश को स्वच्छ बनाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।